हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रियंका यदुवंशी और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो चलिए आज हम देखते हैं हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है वो उसे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का परिचय क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान है, जहां से यह आयरिश संविधान से आया है। ठीक है, डीपीएसपी की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है। संवैधानिक प्रावधान क्या है इसके? तो भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी शामिल है। ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यह है कि इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसके बाद आता है मौलिक अधिकार वर्सेस डीपीएसपी। ठीक है, मौलिक अधिकारों को यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनके विपरीत डीपीएसपी का दायरा असीम है और यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और बृहद स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, डीपीएसपी में वे सभी आदर्श शामिल है जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक है या निषेधात्मक है। ठीक है, क्योंकि वे राज्य की सीमाओं को आरोपित करते हैं। ओके, दूसरा है दूसरी ओर निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश है। डीपीएसपी कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं। डीपीएसपी मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है। सिद्धांतों का वर्गीकरण क्या कहता है? तो निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत है। पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है उदार और बौद्धिक सिद्धांत। सबसे पहले अगर हम बात करें समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश, तो समाजवादी सिद्धांतों पर जो आधारित निर्देश है उनके अंतर्गत कुछ अनुच्छेद है, तो हम उनको अनुच्छेद के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समाजवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग अनुच्छेद है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय स्थिति सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। ओके, इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, एक एक करके उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहला है सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है। ठीक है, दूसरा कहता है कि भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना है। तीसरा कहता है कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना है। और फोर्थ कहता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना है। और फिफ्थ कहता है कि श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। ओके, सिक्स्थ कहता है कि बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण ना होने देना। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमारा एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 41 कहता है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। ओके, अनुच्छेद 42 क्या कहता है? राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। ओके, अनुच्छेद
43 क्या कहता है? राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43A, इसमें 43 के साथ ए इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये एक अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा इसे ऐड किया गया है 43 में, इसलिए इसको एक के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 47 कहता है कि लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है हमारा गांधीवादी सिद्धांत। पहले हमने समाजवादी सिद्धांत पर आधारित निर्देश देखे थे, अब गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश के अनुसार हम अनुच्छेदों को देखेंगे। तो गांधीवादी सिद्धांतों के अकॉर्डिंग आता है हमारा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 43 क्या कहता है? राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 43V, अब इसमें भी इसलिए लिखा गया है क्योंकि 43 जो अनुच्छेद है इसमें वी को कुछ अमेंडमेंट एक्ट हुए थे। ठीक है, संविधान संशोधन हुआ और उसे संशोधित करके एक नया आर्टिकल बनाया गया और उस आर्टिकल को इस 43 में बी के द्वारा ऐड किया गया। ठीक है, इसलिए यदि आपको कहीं भी अनुच्छेदों के साथ A, B, C, D ऐसा कुछ दिखाई दे तो ये समझ लेना कि ये एक संशोधन के द्वारा इसे बाद में ऐड किया गया। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि सरकारी सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियां SC और अनुसूचित जनजातियां जिसे ST कहते हैं और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। ठीक है, अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 कहता है गायों, बछड़ों, अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों का पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए ये प्रावधान रखा गया अनुच्छेद 48 में। ठीक है, आगे देखते हैं हम उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। पहले हमने पढ़ा समाजवादी, उसके बाद पढ़ा गांधीवादी सिद्धांत, अब आता है उदारवादी एवं बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। तो इनके अकॉर्डिंग आते हैं हमारे अनुच्छेद 44 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना है। ठीक है, अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। ओके, अनुच्छेद 48A ये जो आर्टिकल है इसे भी बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो अनुच्छेद 48A कहता है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है, आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राज्य की कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। ओके, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। ओके, अनुच्छेद 51 में यह कहा गया है, यह घोषणा करता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं तो हम एक एक करके पॉइंट को भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट कहता है मध्यस्थता तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे दिया हुआ है डीपीएसपी में संशोधन, यानी कि हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जिन्हें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है डीपीएसपी। तो हमारे जो डीपीएसपी में कुछ संशोधन हुए हैं वह देख लेते हैं। डीपीएसपी में संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1976 में, और इसमें नए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए। कौन कौन से बदलाव किए गए थे? अनुच्छेद 39A में कहा गया था कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ठीक है, ये अनुच्छेद 39A में ऐड किया गया था। अनुच्छेद 43A में ऐड किया गया था कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और अनुच्छेद 48A में कहा गया था कि पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करना, ठीक है। तो ये कुछ अमेंडमेंट हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो उनको हमने देखा है, ठीक है। आगे आता है हमारा 44 यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1977 का संशोधन कहता है कि इसमें धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया, जो घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूह के बीच स्थिति, सुविधाओं, अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा, ठीक है। इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया, ठीक है। हमारे जो फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार इसमें जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम हमारे मौलिक अधिकार थे 7, ठीक है। परंतु ये जो 44वां संविधान संशोधन है जो कि 1977 में हुआ था, इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार की लिस्ट से रिमूव करके संपत्ति के अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया, यानी कि विधिक अधिकार बना दिया, ठीक है, विधिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में डिफरेंस क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। आप सिर्फ इसमें इतना ही समझ लो कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वर्तमान में वो ओनली 6 है, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उस समय 7 थे, ठीक है। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है इसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1977 में फंडामेंटल की सूची से हटा दिया गया था, ठीक है। वर्ष 2002 का 86वां संविधान संशोधन, इसने क्या किया था? इसने अनुच्छेद 45 की विशेष सूची को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हमारा ये डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो आप लोग अपने फ्रेंड लोगों के साथ अपने एफबी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टा ग्रुप, जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हो, यूज करते हो, उस पर मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और यदि कोई से टॉपिक पर आपको कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।